तो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास नंबर 4 पढ़ेंगे। हमने अभी तक एनसीईआरटी क्लास 6 का जो एनसीईआरटी स्टार्ट किया था उसमें अभी तक हमने 3 क्लास किया है और 3 क्लास में हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो आज जो क्लास होगा, आज जो आपका होगा वो क्लास नंबर 4 होगा और इसमें हम 4 नंबर चैप्टर को देखेंगे, चौथे चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए हम लोग आज देखेंगे चैप्टर नंबर 4। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का है और हमने अभी तक 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्तुओं के समूह बनाना, चैप्टर का नाम क्या है? एनसीईआरटी खोलिएगा, उसमें आपको लिखा होगा वस्तुओं के समूह बनाना। अब वो क्या होता है उसको समझते हैं। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक पदार्थों से बनी होती है। इस सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, गुण सभी भिन्न भिन्न होते हैं। ये सभी वस्तुओं की आकृति, गुण, रंग सभी का भिन्न भिन्न होता है सभी वस्तुओं के। जैसे यहाँ देखिए, आप नोटबुक देख रहे हैं, इसकी देखिए बनावट और आकृति अलग, बनावट किस तरह से है, इसका रंग किस तरह से है। यहाँ देखिए आप वही, अगर एक फेस वॉश जो दिख रहा है ये देखिए इसका अलग, ये फूल का गुलदस्ता देखिए इसका अलग है। यहाँ कैमरा को देखिए वो अलग है। ये एक देखिए पिलो है, ये इसका बनावट और रंग अलग है। वो इसी तरह से जैसे यहाँ देखिए मेटल का पाइप है, इसकी बनावट, और ग्लास यहाँ देखिए इसकी बनावट अलग है। यहाँ देखिए प्लास्टिक का कोई सामान है, यहाँ फैब्रिक का, ये कंक्रीट देखिए, वो लकड़ी को देखिए, उसके बाद ये कप को देखिए और रबर को, सबका बनावट, कलर, रंग सब अलग अलग है। तो हमारे चारों ओर जितने भी वस्तुएं हैं उसको आकृति, रंग, सब गुण के आधार पर क्या करते हैं, उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो उसको समझ लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं। जो हमारे चारों ओर की वस्तुएं, जितने भी वस्तुएं हैं वो सभी जो होती है वो एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। जरूरी नहीं कि वो एक ही पदार्थ से बने हो, एक से अधिक पदार्थों की ही बनी होती है। जैसे हम लोग समझते हैं वस्तुएं, वस्तुएं क्या होती है? तो एक ही पदार्थ से बनी वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती है, या एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है। जैसे हम लोग समझ लेते हैं, आगे देखिए। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए पुस्तक है, क्या है? पुस्तक को देखते हैं। तो पुस्तक किससे बनता है? कागज से, सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है? कागज से। लेकिन वही अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास किससे बनती है? कांच से भी बनती है, लकड़ी से भी बनती है, प्लास्टिक से भी बनती है। तो एक ही वस्तु जो है वो कई सारे पदार्थ से मिलकर बन रही है। वही अगर पुस्तक देखें तो एक ही वस्तु से बनती है, कागज से। उसके बाद कुर्सी को देखें तो कुर्सी लकड़ी का भी बनता है और किसका? प्लास्टिक का भी बनता है और लोहा का भी बनता है। यह खिलौना को देखिए, ये कांच का भी बनता है, लकड़ी का भी बनता है और प्लास्टिक का भी बनता है। वही बात करें जूते की तो चमड़ा का भी बनता है और प्लास्टिक का भी बनता है। तो एक ही वस्तु जो होता है वो कई पदार्थों, एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इतने देर से हम पदार्थ के बारे में सुन रहे थे, तो पदार्थ होता क्या उसको समझ लेते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार यानी द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान होते हैं, तथा वह स्थान घेरती हो, क्या स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। जो क्या होता है, निश्चित भार हो जिसका और वो स्थान घेरे तो वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पृथ्वी पर मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। वैसे तो 5 अवस्थाएं हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन? तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन व्यवस्था। लेकिन हम लोग मुख्यतः पढ़ते कितने हैं? तो 3 को पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस और द्रव गैस क्या होता है उसको एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए हम समझते हैं ठोस। अब ठोस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हो तो क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। जैसे लकड़ी, लोहा, बेंच, ये सब क्या है? ये पदार्थ की ठोस अवस्था है। जैसे आप देखिए, ये आप देख रहे हैं लकड़ी, क्या लकड़ी की ये जो आयतन और जो इसका भार है, जो भार है और इसका जो आकार है, क्या आप चेंज कर सकते हैं इसको? ये गोल है, क्या इसको हम चपटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जैसे यहाँ लोहा को देख रहे हैं, क्या लोहा का हम आकार बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। उसके बाद जैसे बेंच का आकार बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो ये सब जो है ये क्या कहलाती है? तो ये सभी जो जितनी दिख रहा है ये सब क्या है? तो ठोस है। इस सबको क्या कहते हैं? ठोस। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? ठोस का। अब आगे समझते हैं। अब आता है द्रव यानी लिक्विड। ये क्या होता है? तो पदार्थ की वह अवस्था, क्या पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित, यानी आकार कोई निश्चित ना हो लेकिन आयतन निश्चित हो, क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। जैसे दूध, हम यहाँ दूध को ग्लास में रखे थे, ये ग्लास के आकार का है। अगर इसी को हम एक
कोई बाटी में रख दे तो उसके आकार का हो जाएगा, कोई बाल्टीन में रख दे तो ये बाल्टीन के आकार का हो जाएगा। तो इसका आकार अनिश्चित है, आकार निश्चित नहीं है, लेकिन इसका आयतन तो निश्चित होता है। तो ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, ये द्रव कहलाता है। जैसे पानी, शहद स्थल में है, लेकिन अगर इसी को हम ग्लास में रख दें तो ग्लास के आकार का हो जाएगा। जैसे यहाँ पानी है, पानी ग्लास में है तो ग्लास के आकार का है। इसी तरह से इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब समझते हैं गैस को। तो गैस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो गैस जिसका न तो आकार निश्चित हो और न ही आयतन, पदार्थ की वह अवस्था जिसका न आकार निश्चित हो और न ही आयतन निश्चित हो, क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। जैसे हवा, क्या है, हवा। हवा को अब देखिए, जैसे ये हवा है, ये अभी वायुमंडल, खुले वायुमंडल में चल रही है, जिसका कोई आकार नहीं है, ना इसका आयतन है, कितना आयतन है। इसमें देखिए ये सिलेंडर, इस हवा को हम सिलेंडर में डाल दें, ऑक्सीजन को हम सिलेंडर में डाल दें तो वो ऑक्सीजन के सिलेंडर के आकार का हो जाएगा। उसी को हम बाल्टी में देंगे तो बाल्टीन के आकार का, कोई गुब्बारा में दे तो गुब्बारा के आकार का हो जाएगा। तो इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, किसका, ये गैस का। जैसे यहाँ आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, क्या इसका आकार और आयतन निश्चित है, नहीं निश्चित है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये गैस का एग्जाम्पल है। हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तथा कई वस्तुओं का उपयोग है, पर उनमें हर वस्तु अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब क्यों कैसे होते हैं अलग अलग, उसको समझ लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे वस्तुओं का उपयोग होता है, लेकिन सबका गुण आकार अलग अलग होता है, तो सब वस्तु अलग अलग होता है, तो उसको समझ लेते हैं। तो पदार्थ के गुण, अब पदार्थ के गुण क्या है उसको समझ लेते हैं। किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ के चयन उस पदार्थ के गुणों अथवा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर है। जो कोई भी पदार्थ है, किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ के चयन उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर है। प्रयोजन मतलब क्या, जिस तरह से हमको जरूरत होता है उस तरह से उसका हम उपयोग करते हैं। जैसे दिखावट के आधार पर भी होता है कुछ। अब देखिए पदार्थ प्राय बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे हम लोग यहाँ देखें, ये जो लकड़ी है, ये आपको लकड़ी को यहाँ देखिए और यहाँ लोहे को देखिए, क्या ये दोनों अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी पदार्थ हो, लकड़ी मान लीजिए, लकड़ी और लोहे को ले तो लकड़ी का दिखावट अलग है और लोहे का अलग। कुछ पदार्थ चमकदार होते हैं, चिकनी होते हैं, कठोर होते हैं तथा कोमल भी होते हैं। कुछ कोमल कुछ कठोर, सभी पदार्थ क्या होती है, अलग अलग होती है दिखावट में। अब समझते हैं विलय। अब आगे समझते हैं विलय क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। अब विलय क्या होता है, कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे नमक, चीनी, शक्कर, ये सब क्या होता है, जल में घुल जाते हैं। जो घुलता है, जैसे ये नमक दिख रहा है, ये क्या होता है कि पानी, अगर एक गिलास पानी ले उसमें अगर नमक को घुलाए तो क्या होगा, एक समय के बाद वो नमक दिखना बंद हो जाएगा। तो वो क्या है कि पानी में ये जो घुल गया नमक, तो ये इसको कहते हैं विलय। क्या कहते हैं, विलय। जैसे यहाँ चीनी जो है, ये चीनी भी क्या होता है पानी में, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय में जब गर्म करते हैं, क्या चीनी दिखता है, बाद में नहीं दिखता है, तो वो क्या होता है, विलय। इसी को कहते हैं विलय। जैसे शक्कर भी क्या है, विलय है। तो विलय, कुछ पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। अब समझते हैं विलायक क्या होता है। विलायक क्या होता है, जिसमें विलय घुलता है। क्या, जिसमें विलय घुलता है उसी को हम विलायक कहते हैं। जिसमें कोई चीज घुल जाता है, क्या, कोई चीज घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे पानी, दूध, जो हम लोग मान लीजिए कुछ गिलास ले, ठीक, गिलास में जो हम लोग चीनी घोलते हैं, तो चीनी के किस में घोलते हैं, तो पानी में डाल के। तो पानी में जो डाल के घोलते हैं, तो ये जो पानी होता है, इसमें पानी को क्या कहते हैं, विलायक, और उसमें चीनी जो डालते हैं उसे क्या कहते हैं हम, विलय। तो विलय और विलायक में कंफ्यूज मत होइएगा। जो घुलता है उसे विलय, और जिसमें वो घुल जाता है, जो द्रव पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, हम विलायक कहते हैं। ठीक, अब आगे समझते हैं। चलिए, ये आप दिख रहे हैं, ये पानी और क्या है, दूध। इसमें हम क्या करते हैं, शक्कर को या चीनी को हम क्या करते हैं, घोलते हैं। अब समझते हैं अविलय क्या होता है। अविलय, नाम से ही विलय और अविलय। कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अविलय कहते हैं। जैसे पानी में बालू, पानी में हम बालू को डालते हैं, क्या, पानी में अगर हम बालू को डालते हैं तो क्या बालू पानी में घुल जाता है, नहीं। जैसे हम इस गिलास में पानी में क्या किए, बालू को डाले, तो देखिए ये नीचे तलहटी में जाके बालू जो है क्या हुआ, बैठ गया। जैसे यहाँ देखिए, एक हम
कटोरी में क्या लिए, बालू लिए, बालू को किस में डाल दें, वाटर में डालें, यहाँ डालें, तो देखिए ये एक दूसरे में घुला नहीं घुला, नहीं घुला, लेकिन वही हम एक शुगर लिए, चीनी लिए और इसमें पानी में डालें, यहाँ आके देखिए यहाँ आपको नहीं दिख रहा है। इससे क्या, इस दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है कि ये जो बालू है ये अविलय है और यहाँ जो चीनी है ये क्या है, विलय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। अब चलिए, अब है पारदर्शी। क्या पारदर्शी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो पारदर्शी क्या होता है, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए पारदर्शी कहलाता है। जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, साफ पानी, हवा, ये सब क्या है, पारदर्शी है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे यहाँ देखिए, इस रूम में देखिए, इस रूम में एक कुर्सी लगा हुआ है। क्या है, इस रूम में एक कुर्सी लगा हुआ है, कुर्सी लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए चारों तरफ, यहाँ ये जो दिख रहा है, यहाँ यहाँ ये सब ग्लास लगा हुआ है, लेकिन देखिए ये बाहर का नज़ारा जो है ये सब दिख रहा है। ये सब जो बाहर का नज़ारा दिख रहा है ये सब क्या है, पारदर्शी है। ये क्या है, आर पार दिख रहा है, तो आर पार हो जाए प्रकाश वो क्या होता है, पारदर्शी। यहाँ देखिए, ये देखिए ये बाहर का नज़ारा, ये पिलर है, ये पिलर दिख रहा है, ये पहाड़ दिख रहा है, तो ये किसके माध्यम से दिख रहा है, पारदर्शी होने के कारण। वही देखिए साफ पानी, यहाँ देखिए हम साफ पानी लिए तो ग्लास के आर पर कौन सा कलर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, पारदर्शी का एग्जाम्पल। जैसे यहाँ देखिए हवा जोरों से चल रही है, हवा जोर से चल रही है, कैसे पता चलेगा, जैसे इस पेड़ को देखिए, इस पेड़ का जो टहनी है क्या है, एक साइड में भाग रही है, इससे क्या पता चलेगा, हवा चल रही है तेज से। लेकिन क्या हवा दिख रही है, हवा के आर पार यहाँ बादल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्या है, पारदर्शी का एग्जाम्पल है। अब आगे समझते हैं अपारदर्शी। अब क्या है, अपारदर्शी को समझते हैं। तो अपारदर्शी क्या होता है, जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो, क्या कहलाता है, अपारदर्शी कहलाता है। जैसे कागज, लकड़ी, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए ये आपका कागज है, क्या इस कागज के आर पार, मान लीजिए ये कागज को अपने सर के आगे, मुंह के आगे रख ले, तो क्या आर पार दिखेगा, नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ ये पैनल लगा हुआ है, तो पैनल के पीछे दीवार है, लेकिन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, अपारदर्शी है। जैसे यहाँ लकड़ी को देखिए, तो लकड़ी भी क्या है, अपारदर्शी है। जैसे आप जिस बेंच पे बैठे हैं, तो उस बेंच पे बैठे हैं तो उसमें क्या है, आप अगर उस बेंच के ऊपर से देखिए तो नीचे का चीज नहीं दिखाई देगा, तो वो क्या है, अपारदर्शी है। तो पारदर्शी का एग्जाम्पल क्या है, लकड़ी हो गया, आपका कागज, कॉपी, कलम, ये सब क्या है, अपारदर्शी है। अब समझते हैं पारभासी। अब पारभासी क्या होता है, तो पारभासी क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि जो बीच में ही लटक गया, ना इधर का ना रहा ना उधर का। जैसे ये पारभासी क्या होता है, ये ना तो पूरी तरह से प्रकाश को आर पार जाने देता है, ना ही इसको पूरी तरह से रोक पाता है, मतलब ना इधर का ना उधर का, बीच में ही रह जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, पारभासी। तो जिससे प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार हो, क्या कहलाता है, पारभासी कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा कागज। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या है, पारदर्शी, आर पार दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए आपको धुंधला धुंधला सा दिख रहा है कि यहाँ कोई बाउंड्री है, कोई दीवार है, कुछ गया है, पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, लेकिन हल्का हल्का दिख रहा है कि उस उधर कुछ है, पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है, पारभासी का। जैसे यहाँ देखिए, हमने कुछ ब्रेड उरेड खाया कागज में लेके, अब ये कागज में क्या हुआ, तेल लग गया। जब हमने तेल को देख झाँका तो ये हल्का हल्का उसके पार से कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से नहीं, कुछ कुछ दिखाई देता है। मान लीजिए ये चश्मा है, ये घिस जाए तो पूरी तरह से दिखेगा नहीं, हल्का हल्का दिखेगा। ये किसका एग्जाम्पल है, तो पारभासी का एग्जाम्पल। कोई दिक्कत समझने में, चलिए अब आगे समझते हैं। अब है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब समझते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, उसको समझ लेते हैं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो आर्किमिडीज, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार बराबर रहता है। जितना अगर उसका भार रहता है उतना अगर द्रव हटा दिया। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो कथन है, ये किसका है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज क्या कहते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु के हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही किसका सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत।
अब आगे समझते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत में और क्या क्या है उसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये जो दिख रहे हैं ये कौन है, ये आपके आर्किमिडीज जी हैं। कौन है, यही है आपके आर्किमिडीज। कौन है, आर्किमिडीज साहब कौन है, यही है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत दिए थे, ये अपने नाम पे ही दिए हैं। तो अब समझते हैं, जैसे देखिए आप लोग के सामने दिख रहा है लोहे से बनी छोटी गेंद, क्या, लोहे से बनी छोटी गेंद पानी में डूब जाती है तथा बड़ा जहाज तैरता रहता है। ये क्या कहे, तो लोहे से बनी कील या छोटी गेंद, मान लीजिए यहाँ कील हम ले लिए, लोहे से बनी कील इसमें डाले तो ये क्या हुआ कि ये डूब गया। डूब गया का मतलब क्यों, इसका जितना भार था ना उतना ये पानी को हटा नहीं पाया, इसलिए ये क्या हो गया, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ये क्या हुआ, डूब गया। लेकिन वहीं अगर इसका जहाज को ले तो जहाज क्या किया, जितना इसका भार था उतना ये पानी को हटाया, जिसके कारण ये क्या हुआ, उस द्रव में तैरने लगता है। जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताता है, तो यहाँ देखिए जल द्वारा विस्थापित बल और जहाज का भार अगर दोनों बराबर है तो कोई सामान, कोई भी वस्तु डूबेगी नहीं, डूबेगी। ये किसका कथन है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब समझते हैं, चलिए धातु। अब धातु क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो धातु क्या होता है, तो वे पदार्थ जो कठोर, क्या, कठोर, चमकीले, आघातवर्ध और तन्य, ध्वनिक और क्या होते हैं, और क्या होते हैं, तो उष्मा तथा विद्युत का, क्या, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या होता है, वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और उष्मा का तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे आपका आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ। जैसे ये आयरन, आयरन क्या होता है, ये धातु का सुचालक है। और क्या होता है, ये कठोर होता है। और क्या, आघातवर्ध, मतलब इसको पीटते हैं तो जल्दी ये क्या होता है, टूटता, क्षणभंगुर नहीं होता है। दूसरा तन्य होता है, इसको पीटते हैं तो आवाज निकलता है, ध्वनिक निकलता है, इससे उष्मा निकलती है। ये क्या, विद्युत का सुचालक है। ये सब किसका गुण है, ये धातु का गुण है। जैसे कॉपर, कॉपर देखिए चमकीला, कितना सुंदर दिख रहा है, तो क्या है, धातु में चमक भी होती है। जैसे ये एल्युमिनियम है, इसमें भी क्या है, चमक होती है। ये सब एग्जाम्पल जो है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो धातु का है। अब समझते हैं अधातु क्या होता है, तो अधातु को समझ लेते हैं। तो अधातु जो होता है, वे पदार्थ जो दिखने में कैसा हो, मलिन हो, सुंदर नहीं हो, उसका जो दिखावट है वो अलग तरह का हो, मलिन हो, सुंदर नहीं हो, तथा नरम हो, वह हथौड़े की हल्की चोट पर वो टूट कर चूर चूर हो जाए, वो उसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं हो, उष्मा और विद्युत का कुचालक हो। ये सब किसका गुण है, अधातु का। तो क्या कहलाएगा, अधातु। जैसे कोयला, सल्फर, फास्फोरस, इसको हम देख लेते हैं। जैसे इस पर अगर हम चोट करें तो ये टूट के चूर चूर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये बड़ा सा कोयला को एक हथौड़ी मारता है, ये क्या होता है, चूर चूर। अगर हम इस पर एक हथौड़ी डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, अधातु। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है, ये सब क्षणभंगुर है, यानी कि हल्के सी चोट पर क्या होता है, टूट जाता है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, अधातु का। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं। उपधातु क्या होता है, उपधातु वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे कार्बन, बोरोन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, आपके उपधातु का। जैसे इसको देख लेते हैं, कार्बन, बोरोन को, तो यहाँ देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये जो किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपके उपधातु का। यहाँ देखिए इस कार्बन से ही क्या निकलता है, कार्बन में ही डायमंड रहता है। उसके बाद ये आपका, ये देखिए ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब आपका उपधातु का एग्जाम्पल। कोई दिक्कत, तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। आपको ये जो 4 नंबर चैप्टर ये इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो आपको ये इस चैप्टर में कैसा लगा, क्या कहीं आपको दिक्कत लगा तो उसको कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।